तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीमेल गैमेटोजेनेसिस के बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड टर्म्स वहां पर पढ़ी थी। तो अब नॉर्मल टर्म्स रिलेटेड टू abnormalities और abnormal related to gametogenesis. कौन आया? आर्यन। तो फर्स्ट स्पर्म से रिलेटेड abnormal टर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड। तो अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट से अगर कम बना, ओके, अगर लो स्पर्म काउंट अगर है किसी ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन मेल में लो स्पर्म काउंट, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया। अगर स्पर्म बने ही ना, ठीक है, स्पर्म अगर बने ही नहीं, ऐसा ह्यूमन मेल जिसमें स्पर्म बने ही नहीं, जैसे कि अगर किसी में अगर क्रिप्टोर्चिडिज्म है तो उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे, या फिर किसी रीजन से स्पर्म नॉर्मल डिसेंड डाउन हुए हैं टेस्टिस, लेकिन फिर भी स्पर्म नहीं बन पा रहे उसमें, ओके, तो इम्पोर्टेंट है वो। तो नो स्पर्म फॉर्मेशन, कोई भी स्पर्म नहीं बन रहे हैं उसमें, तो उसको हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया। ओके, एजूस्पर्मिया। और दोनों ही कंडीशन में इम्पोर्टेंसी हो सकती है। ओके, मतलब फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों कंडीशन लीड टू इम्पोर्टेंस। मतलब वो मेल इम्पोर्टेंट रहेगा। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि पोटेंसी नहीं है उसमें, पोटेंशियल नहीं है, मतलब कि उसमें फर्टिलाइजेशन की पावर नहीं है। ओके, ओनली फर्टिलाइजेशन की पावर नहीं है। फिजिकली वो स्ट्रांग हो सकता है, फिजिकली वो नॉर्मल हो सकता है, ओके, उसकी जो फिजिक है, मतलब बॉडी है, वो नॉर्मल ह्यूमन मेल की जैसी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें फिर स्पर्म काउंट ना हो, तो हम उसको इम्पोर्टेंसी बोलेंगे। मतलब वो दूसरे अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने में पोटेंट है, ओके, बट स्पर्म प्रोड्यूस करने में पोटेंट नहीं, ओके। तो स्पर्म वहां पर प्रॉपर नंबर में नहीं बन रहे, इसलिए वो फर्टिलाइजेशन को भी लीड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर अब मेल में स्पर्म काउंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, और मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेशन में जाएंगे, तो वहां पर 100% चांस हो सकते हैं फर्टिलाइजेशन के, इफ एम्पुला एस्टमिक जंक्शन में, इफ एम्पुला एस्टमिक जंक्शन में फीमेल गैमेट ऑलरेडी अवेलेबल हो उस टाइम पर, तो ओके। तो एक ही एक बनता है, इसे एक के नंबर के बेसिस पर तो हम यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे, ओके। तो एक ही है, सिंगल ही है, तो वहां पर तो कोई लो एक काउंट तो बोल ही नहीं सकते ह्यूमन फीमेल्स में। तो इसके लिए यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर अबनॉर्मलिटीज की बात करते हैं, ओके। तो जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर कुछ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्किप हो जाते हैं, ओके, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं, रेगुलर नहीं आते,
irregular menstrual cycles. ओके, तो इरेगुलरिटी है, रेगुलेशन नहीं है. ओके, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा गायब हो गया, डायरेक्ट फोर्थ वाला फिर एक महीने तक नहीं आया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हुआ और फिर नेक्स्ट फोर्थ में आया, तो वो स्किप हो रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल. तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ओलिगोमिनोरिया. ओके, मिनोरिया मेंसस से आया है और रिया मतलब टू फ्लो, तो मेंसस फ्लो होना, तो ओलिगोमिनोरिया मतलब फ्यू मेंसस ही फ्लो होंगे, मतलब वहां पर फ्यू दिखेंगे, सभी नहीं दिखेंगे, कुछ कम कम दिखेंगे, मतलब कुछ स्किप कर रहे हैं. अगर पेनफुल हो रहा है ज्यादा मेंस्ट्रुअल पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ज्यादा पेन फील हो रहा है, ओके, तो उसको हम टर्म देते हैं डिसमेनोरिया. डिसमेनोरिया, ओके, पेनफुल मेंसेस निकलेगा वहां पर, तब ज्यादा पेन होगा. और तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो ही नहीं रही किसी में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ ही नहीं रहे, स्किप नहीं हो रहे, और उसके बदले में बहुत सारे वहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ ही नहीं रहे हैं, तो आना बंद हो गए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उसको हम बोलते हैं अबनॉर्मलिटी को, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब मेनार्च होगा वहां से स्टार्ट होगा और मेनोपॉज पर सीज हो जाएंगे, रुक जाएंगे. ओके, लेकिन इन बिटवीन जो पार्ट टाइम पीरियड है अबाउट थर्ड मोर देन 32 इयर्स का, उस 32 इयर्स के लाइफ स्पैन में वहां पर बीच में टाइम पीरियड में वहां पर कंटिन्यूएशन में चलने चाहिए. लेकिन अगर बहुत सारे, अगर एक साल तक आया ही नहीं किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आई नहीं एक साल तक, तो एक दो नहीं आते तो हम ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, एक दो स्किप करके आते रहते हैं. बहुत सारे स्किप हो जाएंगे या बंद ही हो जाएंगे बीच में से ही आना है. किसी को 25 ईयर्स से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो गए, ठीक है, या किसी को 16 ईयर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो गए 2-4 साल के लिए, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे एमिनोरिया. स्टॉप हो गए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जबकि वो 45 टू 50 ईयर की एज में होना चाहिए थे बंद, प्यूबर्टी के बाद. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड जल्दी पूछो. Done, sir. गुड Done, sir. गुड. मानकापुर ब्रांच में कोई रिप्लाई देगा? सर 1 मिनट. Done, sir. डन, ओके. तो अब ये हो गया गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड. तो हमने जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीजें आती है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटिक ट्रांसफर. तो गैमेटोजेनेसिस तो हमने पढ़ लिया, अब गैमेटिक ट्रांसफर कैसे होगा यहाँ पर. ओके, गैमेटिक ट्रांसफर कैसे होगा, तो हमें ये पता है कि इन ह्यूमन बीइंग्स
एनाइसोगैमी ऑब्जर्व होगी। एनाइसोगैमी मतलब डिफरेंट साइज शेप वाले गैमेट्स बनेंगे। ओके गुड। ओके एनाइसोगैमी, और एनाइसोगैमी में भी ऊगैमी होगी। ऊगैमी रिप्रेजेंट करेंगे। ऊगैमी का मतलब है कि फीमेल गैमेट लार्ज एंड इमोटाइल। ठीक है, फीमेल गैमेट बड़ा रहेगा साइज में मेल गैमेट के कंपैरिजन में, और इमोटाइल रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ओके, एक ही जगह पर पड़ा रहेगा। हमें पता है कि एम्फिलोस्टोमिक जंक्शन में ओवरी से ओव्यूलेशन होने के बाद में एम्फिलोस्टोमिक जंक्शन में पड़ा रहता है चौथे दिन तक। ठीक है, अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता। वही मेल गैमेट यहाँ पर गैमेट्स रिलीज होते हैं मेनी। ओके, ये स्मॉल साइज होते हैं, वेरी स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। इनमें फ्लैजेला होता है, और ये जो मेल गैमेट स्पर्म है, स्पर्म सीमन के अंदर रिलीज होते हैं, जिसमें सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है। ये हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के टाइम पर सेमाइनल वेसिकल्स का फ्लूइड पढ़ चुके हैं। फिर के पास में एनर्जी के लिए फ्रक्टोज भी अवेलेबल है, और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर अवेलेबल है नेबन कर्ण वाले पार्ट में। आपको मैंने स्पर्म वाला स्ट्रक्चर बताया था, और उसमें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जब एक साथ में रहते हैं तब वो मतलब एग्रीगेशन होता है, एक्युमुलेटेड रहते हैं, तब उसको हम कॉन्ड्रियोम कहते हैं। और जब मिडिल पीस में, स्पर्म के मिडिल पीस में जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं नेबन कर्ण। एक जगह पर लिख लेना, नेबन कर्ण। नेबन कर्ण कौन सा पार्ट है? वो पार्ट जहां पर स्पर्म का वो पार्ट, नेबन कर्ण टर्म हम किसके लिए यूज करेंगे? स्पर्म का वो पार्ट जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का एग्रीगेशन है, उसको हम नेबन कर्ण बोलते हैं। ये टर्म मैं उस दिन आपको बता रहा था स्लीप पोपुलेटी माइंड से, और फिर उसके बाद में आगे हम पढ़ा तो हमको अभी याद आ गया तो अच्छी बात है। ओके, तो स्मॉल साइज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं नेबन कर्ण में, मिडल पीस वाले पार्ट में, और ये नेबन कर्ण के कारण फिर वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और वो फ्लैजिला को दिया जाता है एनर्जी, और फ्लैजिला एनर्जी लेकर के एक्टिव होकर के फिर वहां पर सेमिनल फ्लूइड में स्विम कर सकता है, मतलब मूवमेंट कर सकता है। तो मेल गैमेट स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, स्विम कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये सेमिनल प्लाज्मा में स्विम कर रहे हैं। ये मेल ह्यूमन बीइंग की बॉडी अलग और फीमेल ह्यूमन बीइंग की बॉडी अलग होती है। ठीक है, हमने कहा था ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं? डायोइशियस। ह्यूमन बीइंग्स डायोइशियस होते हैं। ओके, मतलब यूनिसेक्सुअल। ओके, यूनिसेक्सुअल मतलब मेल ह्यूमन बीइंग्स अलग और फीमेल ह्यूमन बीइंग्स अलग होते हैं। दो तरह की पॉपुलेशन, दो तरह की पॉपुलेशन है ह्यूमन स्पीसीज में। मेल पॉपुलेशन अलग है और फीमेल पॉपुलेशन अलग है। ओके, डायोशियस है, डायोशियस एनिमल्स है, मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। ओके, तो मेल की बॉडी में मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट्स बनेंगे। फीमेल गैमेट बनेगा एक टाइम पर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ चुके हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो एक ही ओवम वहां पर बनता है। तो ये जो स्पर्म और ओवम है, इनका ये फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। अब फीमेल गैमेट तो स्टेशनरी है, वो तो नहीं जाएगा, लेकिन मेल गैमेट मोटाइल है, ये जा सकते हैं। इसलिए मेल गैमेट का ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, अब मेल गैमेट ह्यूमन मेल की बॉडी में है। ओके, ह्यूमन मेल की बॉडी में, इसलिए एक्सटर्नल जेनेटलिया वहां पर प्रेजेंट है। ओके, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओपनिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल जेनेटलिया उनसे एसोसिएटेड होते हैं। जो एक्सटर्नल जेनेटलिया है वो गैमेटिक ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल जेनेटलिया
हेल्प इन गैमेटिक ट्रांसफर। ओके, और इसमें क्या होगा फिर, मेल पेनिस, ओके, मेल पेनिस जो होगा वो इंसेमिनेशन करेगा फीमेल के वजाइना में। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है टेस्टिस में, लेकिन स्पर्म कहां से जाएंगे फीमेल बॉडी में, पेनिस के हेल्प से। इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस में हो रही है, वहां से हमने पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पढ़ा था कि रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, टेस्टिस से बाहर इपिडिडाइमिस में ले जाते हैं स्पर्म को। इपिडिडाइमिस से आगे कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा टेस्टिस का, ठीक है, तो प्रेशर पड़ेगा इपिडाइमिस पर, और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने से, ठीक है, मतलब ऑर्गेन्स की कंडीशन आने पर वहां से एपिडाइमिस में से स्पर्म्स वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस में जाएंगे। वास डिफरेंस से सेमाइनल वेसिकल का सेमाइनल प्लाज्मा भी मिलेगा उसके साथ में, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा। फिर उसके आगे वो इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या ओपन होगी आगे जाकर के, वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये दोनों ओपन होगी, वो अपना सिक्रीशन डालेंगे। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड अल्कलाइन सिक्रीशन वहां पर मिलेगा। ओके, और इन चारों के सिक्रीशन को मिलाकर के हमने सीमन कहा था। ये सीमन अब पेनाइल यूरेथ्रा की हेल्प से बाहर निकलेगा। जब ये पेनिस के बाहर निकलता है और वजाइना में नहीं जाएगा, तब ओनली उसको इजैकुलेशन कहेंगे। लेकिन सच टाइप ऑफ इजैकुलेशन जिसमें वो फीमेल वजाइना में जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, तब उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंसेमिनेशन का मतलब नॉट ओनली रिलीज ऑफ स्पर्म है, ओके, बट उसके साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ओके, इंसेमिनेशन में क्या होने वाला है, हम बोल रहे हैं कि इंसेमिनेशन की हेल्प से जाएगा। तो इंसेमिनेशन मतलब क्या है, रिलीज ऑफ सीमन इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स पहुंच जाए, वहां पर सीमन पहुंच जाए, सीमन पूरा, ओनली स्पर्म नहीं, स्पर्म्स को आगे एक्टिविटी करने के लिए सीमन की जरूरत है। तो सीमन पहुंच जाए पूरा, इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर वो वजाइना में ना पहुंचे, ओनली रिलीज ऑफ स्पर्म्स की अगर बात करते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म की, सीमन की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। लेकिन दैट इजैकुलेशन व्हिच लीड टू insertion of semen into female genital tract termed as insemination. Clear? फिर इंसेमिनेशन दो तरह से हो सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या नेचुरल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल मतलब इंजेक्शंस की हेल्प से, जो है बाहर से इंजेक्शंस की हेल्प से यूट्रस तक या फिर वजाइनल पाथ तक सीमन को रिलीज कर देना। ओके, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेचुरल इंसेमिनेशन मतलब कॉपुलेशन या मेटिंग के थ्रू। ओके, तो नेचुरल इंसेमिनेशन तभी होगा जब कॉपुलेशन और मैटिंग होगा, ठीक है, जो फाइनली लीड करेगा ऑर्गेन्स को, और ऑर्गेन्स में फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा टेस्टिस और एपिडाइमिस का, एंड देन रिलीज ऑफ सीमन होगा वापस। इंसेमिनेशन इस तरह से बिना कॉपुलेशन या मैटिंग के नेचुरली पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो रिलीज है स्पर्म का इंसेमिनेशन करने के लिए कॉपुलेशन या मैटिंग होगी। ओके, कॉपुलेशन या मैटिंग का मतलब होता है कि ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल का फिजिकल कांटेक्ट, ओके, जिसमें मेल पेनिस फीमेल वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन और मैटिंग, ठीक है। और उसमें जब ऑर्गेन्स होगा,
ओनली इंसर्ट करने से इंसेमिनेशन नहीं हो जाएगा। पेनिस ओनली इंसर्ट अगर होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो उससे इंसेमिनेशन नहीं होगा। इंसेमिनेशन होता है जब ऑर्गेन्स आता है। ओके, फाइनल जो आप बोल सकते हैं वहां पर फाइनल स्टेज रहती है पॉपुलेशन की, जिसमें ग्लांस पेनिस और फीमेल में क्लिटोरिस जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसेशन फील करते हैं, देन उसके बाद में फिर उसके थ्रू जो केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में, ब्लड में, वो जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास, और फिर वो कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है। स्पॉन्जियोसम मसल्स होती है पेनिस में, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है, और फिर उसके थ्रू जो टेस्टिस की मसल्स होती है, वहां पर स्क्रोटल सैक की मसल्स और टेस्टिस की मसल्स, उनकी लेयर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और एपिडर्मिस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड देन फिर वहां से स्पर्म रिलीज होते हैं और साथ में सेमिनल वेसिकल से सीमन, सेमिनल प्लाज्मा, एंड देन बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड से अल्कलाइन सिक्रीशन और प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन, ये सब वहां पर रिलीज होता है पेनाइल यूरेथ्रा, और पेनाइल यूरेथ्रा फिर वो रिलीज कर देती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ये लीड करता है इंसेमिनेशन को। नॉट ओनली कॉपुलेशन बट कॉपुलेशन के बाद में ऑर्गेन्स, ये डिसाइड करता है इंसेमिनेशन को, सीमन के रिलीज को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ओके, तो इस तरह से, इस वे से मेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं। ओके, लेकिन ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचने से कुछ नहीं होगा, ये तो गैमेट का ट्रांसफर हुआ। आगे हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में वापस रिप्रेजेंट करें। डन सर। ओके, गुड गुड। मानकापुर ब्रांच में हो गया बेटा? डन सर। गुड, ओके। अब अगर गैमेट अगर पहुंच चुके हैं, मेल गैमेट अगर पहुंच चुके हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो ये कंडीशन भी इंश्योर नहीं करवाती कि फर्टिलाइजेशन होगा ही। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए आपको कि जब तक मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होता, ओके, मतलब जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें फ्यूजन होगा, तो फर्टिलाइज ओवम फिर मियोसिस सेकंड परफॉर्म करता है, और मियोसिस सेकंड परफॉर्म करके फिर वो जाइगोट बाद में बनाएगा फिर। ओके, फर्टिलाइज ओवम से जाइगोट बनेगा। अनफर्टिलाइज ओवम होता है सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट से फर्टिलाइज ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा। ठीक है, और वो फर्टिलाइज ओवम फिर लीड करेगा जाइगोट फॉर्मेशन को। ओके, अब जैसे हमने कहा कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म आ चुका है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी आने से 100% श्योरिटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि मेनी ऑब्स्टेकल्स है जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होने से रोक सकते हैं। ओके, तो ब्लू कलर में मैंने बना दिया एंडोमेट्रियम, इसके बाद में मायोमेट्रियम, और लास्ट वाली पेरीमेट्रियम, यूट्रस वाला पार्ट। इसको छोड़कर के अंदर की तरफ में ये पार्ट है फिर ये फेलोपियन ट्यूब।
ओके, फैलोपियन ट्यूब का ये इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम से आगे फिर निकलती है यहाँ पर फिम्ब्री। ओके, इधर भी ऐसा ही होगा। मैं एक तरफ दिखा रहा हूँ बस कि इधर इस वाली ओवरी से ओवम निकला था, इधर वाली ओवरी से नहीं निकला, इस वाली ओवरी से निकला ओवम। और इस टाइम पर ये ओवम यहाँ से रिलीज होकर किसने कैच किया, और ये एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन में आकर के पड़ा रहे। ओके, एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन में यहाँ पर है। एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन। ओके, एम्प्यूला और स्टेमस, इन दोनों के बीच में यहाँ पर दोनों के जुड़ने की जगह पर इसको हम बोल रहे हैं एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन। यहाँ पर ये पड़ा रहता है, यहाँ पर रुका रहता है ओव्यूलेशन के 2-3 दिन तक। ठीक है, 2-3 दिन तक सर्वाइव करने वाला है। और जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनको भी पता रहता है कि 2-3 दिन कम से कम वहां पर जो है ओवम जिंदा रह सकता है, इसलिए ये भी एटलीस्ट 2-3 दिन तक का जो है सीमन वो उनके पास में होता है कि 2-3 दिन तक वो एनर्जी बना करके रखे और एक्टिव रह सके। तो फर्स्ट थिंग ये है कि जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की इंश्योरिटी कौन देगा, कौन सिक्योर करवाएगा कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो सबसे पहला तो पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए। और स्पर्मेटोजेनेसिस के होने पर स्पर्म का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंसर्शन होना चाहिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। अब अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सीमन के साथ स्पर्म आ भी गए हैं, ओके, सीमन के साथ स्पर्म्स आ भी गए हैं, तो ये इंश्योरिटी नहीं दिखाता। ओके, क्योंकि हमने कहा कि ओलिगोजूस्पर्मिया अगर हो तो इम्पोर्टेंसी हो सकती है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल स्पर्म काउंट होना चाहिए। नॉर्मल स्पर्म काउंट फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला इंसेमिनेशन होना चाहिए। इंसेमिनेशन के बाद में जो स्पर्म्स आए हैं वो नॉर्मल स्पर्म काउंट होना चाहिए, मतलब इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स आना चाहिए। 300 मिलियन स्पर्म्स और इजैकुलेशन, तो वो 2 to 5 ml सीमन में 300 मिलियन स्पर्म आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 2 to 5 ml सीमन आना चाहिए और उस सीमन में इतने स्पर्म होना चाहिए। सीमन आ जाए, सेमाइनल प्लाज्मा ज्यादा आ जाए और स्पर्म कम आ जाए तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, स्पर्म आ गए बराबर लेकिन सीमन जो है वो 1 ml आया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतने सारे स्पर्म्स को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए फूड की जरूरत है। तो सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज है, उससे वो फूड बनाएगा। तो ये चीजें वहां पर डिपेंड करती है। ओके, ये चीजें डिपेंड करती है। तो ये एक फीमेल गैमेट यहीं पर यहाँ से निकला, इसने कैच किया और यहाँ तक पहुंचा दिया, बस। इसके आगे इसका खुद का एफर्ट तो नहीं लगा रहा है, यहाँ से भी एफर्ट नहीं लगा रहा था, रिलीज हुआ और प्रेशर के कारण यहाँ तक आ गया। अब स्पर्म को यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा अगर इसमें है तो यहाँ तक 100% एक स्पर्म पहुंच जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट वहां पर इतने स्पर्म्स आने के बाद में थर्ड कंडीशन हो जाए कि वहां पर फर्टिलाइजेशन पीरियड हो। नेक्स्ट कंडीशन है फर्टिलाइजेशन पीरियड। फर्टिलाइजेशन पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें फर्टिलाइजेशन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, फ्यूजन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, और ये होता है 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की। ओके, मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों में उसके पहले या इसके बाद में पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उतनी कम होगी। जितना ज्यादा, मतलब फर्स्ट से 9th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो फर्स्ट डे पर तो नहीं के बराबर रहेगी,
सेकंड डे पर नहीं के बराबर, लेकिन जो फर्स्ट फ्यू डेज होते हैं 1 to 5 डेज उसमें मेंसेस रिलीज होता है और यूट्रस में ब्लड रिलीज होता है। तो उस टाइम पर जनरली कॉपुलेशन मेटिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें फीमेल को भी प्रॉब्लम हो सकती है और मेल को भी प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों पार्टनर को, कपल को प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि पहले तो फीमेल का वहां से ब्लड लॉस हो रहा है, उसमें वीकनेस है उस टाइम पर, ठीक है, और वो अगर वहां पर फिजिकल कांटेक्ट करती है तो उसमें और ज्यादा वीकनेस वहां पर हो सकती है। ओके, दूसरी बात कि उसकी अंदर इंटरनल ऑर्गन ब्लीड कर रहा है, तो अगर मेल के जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है उनमें किसी तरह का बैक्टीरियल फंगल कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन आसानी से उसको लग सकता है और उसको आसानी से डिसीज हो सकती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम आसानी से हो सकती है। ऐसा ही मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया एंटर करेगा वजाइनल पाथ में और वहां से ये रप्चर हो चुका है तो उसका पार्ट, उसके वो जो ब्लड है वो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और ब्लड कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है कि अगर उस फीमेल में किसी तरह की वायरल डिसीज है या वायरस पड़े हुए हैं, इनएक्टिव पैथोजेंस है, किसी तरह के बैक्टीरिया फंगल कोई है, तो वो मेल के जेनेटलिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब डिसीज होने के चांसेस इस फर्स्ट 5 डेज में बहुत ज्यादा होते हैं एक दूसरे से ट्रांसमिट करने के, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो ये इसलिए फर्स्ट 5 डेज में जो है वो जनरली फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर मतलब अगर ऐसा बोले कि अगर किसी ने कांटेक्ट हो गया तो फिर यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवम है ही नहीं, ठीक है, चांसेस कम रहेंगे भैया, वो जीरो नहीं बोल रहा हूँ फिर भी, क्योंकि हो सकता है कि अबनॉर्मल कंडीशन में लास्ट वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ओवम डीजनरेट ही नहीं हुआ हो अभी तक, कभी कभार ऐसा भी होता है। अबनॉर्मल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, बायोलॉजी में आपको एक्सेप्शंस मिलेगी, हम एवरेज क्या होता है उसको पढ़ते हैं, जनरली क्या होता है हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन इतने सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, सभी लिविंग है, सभी अलग टाइप का खाना खाते हैं, सभी अलग टाइप से जो है वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं, सभी अलग टाइम पर सोते हैं, अलग टाइम पर उठते हैं, अलग टाइम पर जो है वो सोचते हैं, ठीक है, अलग सोचते हैं, ठीक है, अलग, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई कुछ भी नहीं करता, ठीक है, तो सबकी अलग अलग एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह, ठीक है, फूड अलग अलग है, तो सारी चीजें मतलब जो है वो बहुत सारे लोगों के अलग अलग होने से उनके अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स वहां पर रिलीज हो सकते हैं, जिनके कारण अलग अलग हार्मोनल एक्टिविटीज का लेवल जो है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए एक्सेप्शंस वहां पर मिल सकते हैं। ओके, सबके मेंटल स्टेट अलग अलग होती है, अलग अलग तरह से सोचते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसे हार्मोन्स वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स ये रिलीज होते रहते हैं, और ये सभी इंटरनल केमिकल है, इसलिए ये हमारी बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करते हैं। सबकी बॉडी में अलग अलग लेवल में अलग अलग चीजें हो सकती है, सबका अलग अलग स्ट्रेस लेवल हो सकता है, ठीक है, तो अलग अलग चीजों की तरफ, इसलिए कभी कभार जो है क्या हो सकता है कि किसी ह्यूमन फीमेल में ऐसा भी एक्सेप्शन हो सकता है, देख सकते हैं कि लास्ट वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ओवम अभी भी हो, ठीक है, तो इसलिए हम चांसेस वहां पर जीरो नहीं बोलेंगे, कभी भी नील चांसेस हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि कोई फिजिकल बैरियर स्पर्म को आने से रोकना दे पूरी तरह से, या तो उनको किल ना कर दे या फिर रोक ना दे, तब तक हम फर्टिलाइजेशन के चांसेस बोले। मैक्सिमम चांसेस कब होते हैं, तो 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इस टाइम पर अगर स्पर्म आ जाए, इंसेमिनेशन हो जाए, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं, हमने 100% नहीं कहा, फिर भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है, हम 0 या 100% कभी नहीं कह सकते, ओके, ये ध्यान रखो, तो 100% नहीं है, मैक्सिमम चांसेस होंगे। अब मैक्सिमम चांसेस में भी फिर और कंडीशंस है, स्पर्म आने के बाद में उनको स्पर्म को एक्टिव होना चाहिए, इसलिए जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में जो ग्लैंड्स होती है, ओके, लेबिया माइनोरा के पास में एसोसिएटेड, ठीक है, और वजाइनल पाथ के स्टार्टिंग में, वजाइनल ओपनिंग के स्टार्टिंग में वहां पर कुछ ऐसी ग्लैंड होती है जैसे काउपर ग्लैंड, बल्बोइरेक्टल ग्लैंड के जैसी काउपर ग्लैंड, वो ग्लैंड्स होती है, वो सिक्रेशन करती है, ठीक है,
कुछ ग्लैंड होती है जो एसिडिक सिक्रेशन करती है, जिसके कारण जो कैप रहती है इनके ऊपर, स्पर्म के ऊपर, वो कैप ब्रेक हो जाती है और अब ये स्पर्म आसानी से एक्टिव हो जाते हैं और अब स्विम कर सकते हैं, एनर्जी बना करके स्विम करने के लिए तैयार है। अभी स्विम करेंगे तो ये अलग अलग जगह पर टकराते जाए, जहां जहां पर ये फ्यूज हो गए टकरा करके, तो वो तो कुछ फ्यूज हो जाएंगे, तो इस यूट्रस तक आते आते ही, वजाइनल पाथ और यूट्रस तक आते आते ही 150 मिलियन स्पर्म्स के आसपास, मतलब 50% स्पर्म्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो 150 मिलियन स्पर्म्स यहीं पर यूट्रस तक ही आते आते खत्म हो जाते हैं। फिर जो बाकी बचे 50% के आसपास, ठीक है, देखा जाए तो अबाउट 60% तक नंबर होता है उनका, 40% ही एक्टिव एंड मोटाइल बचते हैं। ओके, तो 40% जो एक्टिव एंड मोटाइल है, फिर वो आगे जाएंगे और उसमें से भी फिर दो जगह पर वो सेपरेट हो जाएंगे, दो फैलोपियन ट्यूब है। क्योंकि स्पर्म को थोड़ी मालूम रहता है कि उसको इस बार जिस फीमेल के साथ में वो मतलब मेटिंग कर रहा है, उस फीमेल में कौन सी ओवरीज एक्टिव है और किसने जो है अब ओवम प्रोड्यूस किया होगा, ये उसको नहीं पता। इसके लिए अब वो बढ़ जाएंगे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, ठीक है, तो सच टाइप का जो है मूवमेंट चलेगा। ठीक है, जितने बचेंगे वो यूट्रस से आगे फैलोपियन ट्यूब में जाने की कोशिश करेंगे, इस्तमस में, इस्तमस से एम्पुला की तरफ। ओके, तो ये फिर ऐसे करके यहाँ पर अगर ये टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में अगर स्पर्म्स यहाँ पर आते हैं तो स्पर्म भी 2-3 दिन तक राह देखता है ओवम के आने की। अगर 10th डे पर भी आया तो 13-14 डे पर वहां पर जो स्पर्म आने वाला है, ओवम आने वाला है रिलीज होकर के, उसके साथ में स्पर्म फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, या फिर स्पर्म ओवम वहां पर स्पर्म की राह देख सकता है 17 डे तक कि वो आकर के वहां पर। ठीक है, तो इवन स्पर्म्स को भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 24 आवर्स टू 72 आवर्स लग सकते हैं, 1 से 3 दिन तक लग सकते हैं। ठीक है, इतना भी टाइम पीरियड लग सकता है स्पर्म्स को इतना ट्रेवल करने के लिए, और फ्यूजन वहां पर इस टाइम पर पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो अगर किसी को प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो ये चीजें कुछ ध्यान रखना पड़ेगी। किसी को जो है प्रेगनेंसी चाहिए तो उस टाइम पर ये चीजों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कि कब फर्टिलाइजेशन हो सकता है कब नहीं हो सकता। लेकिन 100% गारंटी किसी की नहीं, पहले ये भी आप लोग को बता दूं कि 100% गारंटी किसी की नहीं है। हम जीरो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, या 100% फर्टिलाइजेशन होगा, ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते जब तक कि फर्टिलाइजेशन हो जा करके टेस्ट ना हो जाए कि हाँ जाइगोट बन गया, तब तक हम नहीं बोल सकते कि फर्टिलाइजेशन हो गया। और जब तक ना हुआ हो और फिर चेक किया जाए कि नहीं हुआ है, तब तक हम नहीं कह सकते। ओके, तो चांसेस आर देयर। ओके, चांसेस आर देयर, नील या 100% कभी नहीं, चांसेस, हर चीज के चांसेस होंगे, हाँ या ना दोनों। ओके, तो खुशखबरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो डिपेंड करता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन पीरियड 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बोला जाता है, ये आपको क्वेश्चन में आता है। ओके, फर्टिलाइजेशन पीरियड कब से कब तक रहेगा। उसमें मैक्सिमम चांसेस ओवम आएगा और उस टाइम पर इंसेमिनेशन हुआ तो दोनों गैमेट है अवेलेबल है, तो चांसेस बढ़ेंगे उसी टाइम। इसके बाद में स्पर्म एक्टिवेशन होना चाहिए। ओके, और स्पर्म ओवम तक पहुंचना चाहिए, स्पर्म का एक्टिवेशन होना पड़ेगा, कैप का रिमूवल होना पड़ेगा, जिसको एनसीईआरटी में कैपेसिटेशन बोलते हैं, जबकि उसको बोलना चाहिए डीकैपेसिटेशन, कैप का रिमूवल। ओके, तो ये करके एसिडिक सिक्रेशन के कारण ये होगा। और इसलिए बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, मतलब काउपर ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है मेल में, जैसे बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है वैसे फीमेल में काउपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एनालॉगस फंक्शन करती है, एनालॉगस में सेम फंक्शन करती है, उसके जैसा ही वो एनालॉगस ऑर्गन है। ठीक है, मतलब सेम वहां पर फंक्शन कर रहा है। तो मेल में बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, फीमेल में काउपर्स ग्लैंड। तो ये काउपर्स ग्लैंड अल्कलाइन सिक्रेशन करेगी और ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज्यादा एसिडिक कंडीशन के कारण
स्पर्म का ही किलिंग ना हो जाए, ओके, स्पर्म इनएक्टिव ना हो जाए, इसके लिए स्पर्म का एक्टिवेशन होना चाहिए। देन स्पर्म को पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट एक स्पर्म को तो रेंज जीतना चाहिए, एटलीस्ट एक, मतलब स्पर्म की फिर यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाती है, एक साथ में बहुत सारे स्पर्म निकलने लग जाते हैं, और फिर एटलीस्ट वन स्पर्म का फ्यूजन होना चाहिए, फ्यूजन ऑफ एटलीस्ट वन स्पर्म या स्पर्मेटोजोवन एक, ओके, ओवम के साथ में सेकेंडरी oocyte के साथ में एक का फ्यूजन होना चाहिए। अगर ये फ्यूजन हो गया तो हम उसको बोलेंगे फर्टिलाइज ओव्यूल, और ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? एम्पिला स्टेमिक जंक्शन में, अगर फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट आएंगे वहां तक तो। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। डन बेटा? यस सर। डन सर। डन सर। ओके गुड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या कंडीशन होगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब अब यहाँ पर जो फर्टिलाइज ओवम यहाँ पर जो बनेगा, अभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करने के बाद फिर ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा। जाइगोट मतलब सेकेंडरी oocyte जो बनाएगा उसमें एक बनेगा फर्टिलाइज ओवम, जाइगोट बनाएगा जो, और एक रहेगी पोलर बॉडी। तो जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद ये 7 डेज तक यहीं पर आगे बढ़ता रहेगा, एम्पिला स्टेमिक जंक्शन से स्टमस के पास, और स्टमस से यहाँ तक आएगा यूट्रस के अंदर 7वें दिन, और 7वें दिन 7 डे फर्टिलाइजेशन का जो 7वां दिन रहेगा ऑलमोस्ट, उस 7वें दिन के आसपास ये एंडोमेट्रियम के साथ में फ्यूज होने की कोशिश करेगा। लेकिन तब तक 7वें दिन में क्योंकि डिवीजन स्टार्ट हो गए हैं, तो पहला मियोसिस सेकंड हो जाएगा, जाइगोट बना, और जाइगोट में अब कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस या मियोसिस? जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा ह्यूमन बीइंग्स के? माइटोसिस होगा। इतना क्यों डरते हो? बोलने में क्या जाता है, दो ही तो ऑप्शन है आपके पास में, माइटोसिस या मियोसिस, बोल दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग आएगा एक। हाँ, तो ये ध्यान रखो कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड है, और जब वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉइड स्टेज बनेगी ना फर्टिलाइज ओवम में, तो डिप्लॉइड स्टेज। तो लेकिन ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में अभी आपको जोना पेल्लोसिडा लेयर को कैसे वो पेनिट्रेट करता है, ठीक है, क्लियर? क्योंकि जो स्पर्म आएगा, स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है, एक्रोसोम वाला रीजन, उसमें हमने पढ़ा था हाइलुरोनाइडेज एंजाइम है, और एक की जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो है जोना पेल्लोसिडा, ठीक है। उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फ्यूजन होने के टाइम पर कैसे उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। एक स्पर्म तो यहाँ पर आ गया, जो रेत जीत गया उसने, एक स्पर्म ने फ्यूजन कर दिया, फिर बाकी की जो दूसरे स्पर्म भी यहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म आ रहे थे, क्या वो भी बाद में फ्यूज होंगे उस एक के साथ में? तो हम कहेंगे नहीं। ओके, तो क्यों नहीं, क्या ऐसा चेंज आ जाता है? तो आपको ओवम का स्ट्रक्चर बता करके फ्यूजन आगे बताना पड़ेगा। ये जो फर्टिलाइजेशन है, इसमें फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, ओके, उसको दिखाने के लिए पहले ओवम का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम कल। जोना पेल्लोसिडा, रेडिएटा लेयर्स, रेडिएटा सेल्स की लेयर, ओके, वो रिप्रेजेंट करेंगे। और एनिमल पोल क्या होता है, वेजिटेटिव पोल क्या होता है एग में, कहाँ से स्पर्म, क्या स्पर्म किसी भी, अगर ओवम है तो क्या किसी भी जगह से स्पर्म पेनिट्रेट कर सकता है ओवम को? तो नहीं, उसकी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, वो क्या है? स्पर्म क्यों पेनिट्रेट कर पाता है जोना पेल्लोसिडा को? हाइलुरोनाइडेज एंजाइम के का है इसके लिए, क्योंकि उस जोना पेल्लोसिडा लेयर में हाइलुरोनिक एसिड है। तो ये सभी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे फ्यूजन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन फिर जाइगोट,
जाइगोट से आगे 7 डेज में जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट और फिर ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होगा। फिर प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लासेंटा के बाद में फिर गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा 9 मंथ का। देन फिर डिलीवरी और लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो बेटा, टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ करके आना ताकि सारी चीजें क्लियर हो, और अगर कोई मन में डाउट आए तो पूछ सको वहां पर। ओके, इस संडे का टेस्ट आपको पता, टेस्ट का टॉपिक आपको पता चल गया होगा शायद। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको चैप्टर आएगा, ठीक है। सैटरडे तक जितना भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे तक वो आपका पूरा आएगा, और मैं कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट कर दूं। ओके, क्योंकि अभी बस कल के दिन वो एक का स्ट्रक्चर और फ्यूजन की बात करना है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी हम स्टार्ट कर देंगे कल ही। चलो बेटा, बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। Yes, sir.